अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद उस्मान और आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एफएससी पार्ट 1 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 बेसिक कंसेप्ट हमने स्टार्ट किया हुआ है। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है जिसका नाम है रिलेटिव एटॉमिक मास। और इस लेक्चर में हमने आज इसका इंट्रोडक्शन देखना है, इसके यूनिट्स और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और पेपर में भी कई दफ़ा आ चुका है। तो हमेशा की तरह लेक्चर शुरू करने से पहले एक अच्छी बात शेयर करता हूँ आपके साथ। आपने एक आयत सुनी होगी जिसका तर्जुमा ये होता है कि अमलों का दारोमदार नीयतों पर होता है। किसी भी अमल का दारोमदार उसकी नीयत पर होता है। अगर इसको हम समझें तो ये इसका मतलब बनता है कि अगर हमने कोई काम करना है, अगर हम उसकी नीयत करेंगे तो सवाब ही सवाब है। ठीक है ना, लेकिन अगर नीयत नहीं करते तो ना कोई सवाब है ना कोई गुनाह है। मिसाल आपको देता हूँ कि अगर हमें किसी ने शादी पे बुलाया है, हमारा दोस्त या हमारा रिलेटिव है, तो हम शादी पे जाते हैं ये सोच के जाते हैं, या हमारे जहन में ये होता है या हमारा ख्याल होता है कि वो बंदा हमारे घर आता जाता है, हमारे उसके साथ तल्कात अच्छे हैं, या वो मेरा दोस्त है तो अब उसने बुलाया तो मैंने तो जाने जाना है। अगर ये सोच के जाएंगे तो ना इसका सवाब मिलेगा ना ही कोई गुनाह मिलेगा। लेकिन अगर आप ये नियत करके जाएं कि शादी पे उसने मुझे बुलाया है या किसी दावत पे बुलाया है या कोई काम है उसने मुझे कहा है, तो अल्लाह की रज़ा हासिल करने के लिए मैं ये इसका काम करूँगा या मैं उसकी शादी पे जाऊँगा, तो आपके लिए वो सवाब ही सवाब है। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। अच्छा, रिलेटिव एटॉमिक मास को पढ़ने से पहले ना हम 17वीं सेंचुरी में या 16वीं सेंचुरी में चलते हैं। ठीक है, वहाँ पे लोग क्या कर रहे थे उस टाइम में, मास को किस तरह से नाप रहे थे। ठीक है, अब हमारे पास कोई भी मास हम नापते हैं ना तो वो रिलेटिव आता है। रिलेटिव का मतलब क्या है कि हमने किसी चीज़ से उसको कंपेयर किया होता है। ठीक है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास नहीं आती। ठीक है, जिस तरह हम सब्ज़ी लेने चले जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, उन्होंने एक लोहे का बाट रखा होता है, ठीक है, जो 1 केजी का होता है, तो वो 1 केजी एक साइड पे रखते हैं और दूसरी साइड पे सब्ज़ी डाल देते हैं। जब दोनों बराबर हो जाते हैं, ठीक है, तो वो कह देते हैं कि ये लो जी आपकी 1 किलो सब्ज़ी हो गई है। तो वो क्या है, रिलेटिव है, हमने उसको कंपेयर किया है। ठीक है ना, हमने उसको कंपेयर किया, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है। तो इसी तरह हम पहुँच गई 17वीं सेंचुरी में। वहाँ पर क्या हो रहा था, हम यहाँ पर एक बना लेते हैं मशीन तोलने वाली। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे आपका वज़न नापना है। ठीक है, तो इस साइड पे वो आपको बिठा देगा। ठीक है, ये आप हैं बैठे हुए हैं, और उन्होंने क्या किया हुआ था कि एक स्टैंडर्ड बना लिया, मतलब ये सिलेंडर ले लिया। ठीक है, स्टैंडर्ड अभी नहीं बनाया, बनाते हैं बाद में। उन्होंने एक सिलेंडर ले लिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे बैठोगे तो क्या होगा कि ये वाला हिस्सा जो है वो नीचे आ जाएगा और इधर वाला हिस्सा ऊपर आ जाएगा। जब ये दोनों हिस्से बराबर हो जाएंगे तब क्या होगा, आपका वज़न आ जाएगा। ठीक है ना, दोनों हिस्से बराबर हो जाएंगे तो हम कहेंगे आपका वज़न इतना है सोच के। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ये वाले जो सिलेंडर है ना वो रखने शुरू कर दिए, रखते गए। ठीक है ना, हम रखते गए, काफ़ी ज़्यादा हमने रख लिए। अब मिसाल के तौर पे हमने को 65 रख दिए। ठीक है ना, तो अगर हम कहें कि इस बंदे का मास, यानी कि ये आप निकालोगे ये अहमद है, तो अहमद का मास क्या होगा। ठीक है ना, अहमद, इसको लिखते हैं मास अहमद, वो क्या है, कितना है ये लिया हमने 65 टाइम्स ऑफ मास ऑफ 1 सिलेंडर, यानी कि इसके जो एक है ना उसको हम 65 पे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मास आ जाता था। तब 17वीं सेंचुरी में ये काम लोग कर रहे थे। इसी तरह अगर किसी ने कोई दरवाज़ा नापना था, ठीक है ना, डोर का मास नापना था, तो वो हम कह देते हैं कि मास ऑफ डोर, वो कह लो कि आप कोई आया हमारे पास 30 आया, ठीक है ना, 30 टाइम्स ऑफ मास ऑफ 1 सिलेंडर, तब ये काम हो रहा था। अब अगर हम आज के दौर में तो हम काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं ना, और हम इतना लिखना भी पसंद नहीं करते, तो उन्होंने भी सोचा कि हम इतना क्यों लिखें। हम क्या करते हैं, हम इस एक सिलेंडर को स्टैंडर्ड बना देते हैं। हम इसको क्या कहते हैं कि ये हमारा एक सिलेंडर जो है वो 1 kg के इक्वल है। अगर ये 1 kg के इक्वल है तो हम इसकी जगह पे kg लिख सकते हैं। इसको मैं हटाऊँ और यहाँ पे kg लिख दूँ, तो इसका मतलब कि अहमद का मास कितना हो गया 65 kg, और जो डोर था उसका मास कितना हो गया फिर
30 kg। तो हमने एक स्टैंडर्ड को सेट कर लिया, स्टैंडर्ड हमने बना लिया, तो हमारे लिए कैलकुलेशन इजी हो गई। और आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि लंदन की लेबॉर्ट्री है एक, उसमें साइंटिस्ट ने जो सबसे पहले 1 किलो का बार्ट बना था ना, वो उन्होंने मेरे ख्याल में रेडियम का या प्लाटिनियम का बनाया था, बना हुआ था गोला, ठीक है ना, बनाया नहीं था, बना हुआ गोला था। तो उससे उन्होंने उसको मान लिया कि ये क्या है, हमारा 1 kg का है। तो दोबारा उसके वज़न को फिर इसी तरह से उन्होंने कंपेयर करके जो आयरन का था पीस, ठीक है ना, बाट, वो बनाने शुरू कर दिए। तो फिर वो इस तरह से बाट चला हमारा, ठीक है ना। लेकिन आज तो हमें पता है ना कि एग्जैक्ट 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है ना। आज तो कोई परेशानी नहीं है, तब ये परेशानियाँ फेस हो रही थी। तो इस तरह से हमने एक स्टैंडर्ड को सेट किया और हमने 1 kg लिख दिया, ठीक है ना। अब अगर मैं बात करूं हमारे पीरियोडिक टेबल की, ठीक है ना, क्योंकि हमने तो एटम पढ़ना है ना, हमने ये सब्जियां थोड़ी बेचनी हैं। तो पीरियोडिक टेबल में भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, पीरियोडिक टेबल में क्या है, एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स का भी मास हमने नापना है, लेकिन हमें पता है कि एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे हैं। और जिस तरह से हम यहाँ पे अहमद के मास को कंपेयर कर रहे थे इस सिलेंडर के साथ, एक सिलेंडर के साथ, ठीक है ना, और डोर के 20 के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम एक स्टैंडर्ड बना लेंगे जिसके मास के साथ कंपेयर करके हम दूसरे एटम का मास देख सकते हैं। और वो जो स्टैंडर्ड था वो आज के दौर में जो हमने बनाया हुआ है वो है कार्बन 12, ठीक है। कौन सा है, कार्बन 12, सॉरी ये ऊपर लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखते हैं। तो कार्बन 12 को हमने स्टैंडर्ड सेट कर लिया। इससे पहले जो स्टैंडर्ड यूज़ हो रहे थे वो थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये अब यूज़ नहीं करते। इनकी वजह क्या है ये भी बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो थी ना, इनको हैंडल करना मुश्किल था, ठीक है ना। और दूसरा जो हम इनसे कंपेयर करके मासेस ला रहे थे ना, वो काफ़ी ज़्यादा फ्रैक्शन में आ रहे थे। हम फ्रैक्शन नहीं चाहते। जैसे अगर मैं इसको एक सिलेंडर को 2 kg के किलो कर दूं तो ये फ्रैक्शन में चला जाएगा, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास फ्रैक्शन ना बने, बल्कि क्या हो, एग्जैक्ट अमाउंट आए। तो एक तो ये वजह होगी। दूसरी वजह ये गैसेस हैं, ठीक है ना, ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये क्या है, सॉलिड चीज़ है। तो सॉलिड को साथ काम करना ईजी है बजाय के गैस के। और दूसरा ये काफ़ी ज़्यादा फ्लेमेबल है, हाइड्रोजन फ्लेमेबल होती है, ठीक है ना। तो इसके साथ काम करते करते आग लग जाए तो बस फिर गए, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसको स्टैंडर्ड अब नहीं रखा, हमने कार्बन को रख लिया है। अब स्टैंडर्ड को सेट करने के बिना 3-4 बातें ज़रूरी होती हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे आप लोग टूर पे गए, ठीक है ना, और किसी अपने साथी को आपने कैप्टन बना दिया या इंचार्ज बना दिया जिसने सारी देखभाल करनी है, ठीक है ना। एक तो अब उसमें खसूसियत ये होनी चाहिए कि वो अबंडेंट होना चाहिए, ठीक है ना, यानी कि हर टाइम आपको पास मौजूद हो, ठीक है ना, हर टाइम आपके पास मौजूद होना चाहिए। और यानी कि अगर आपको काम पड़ गया और वो बंदा ही नहीं है तो क्या होगा, आपका काम नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये परेशानी है। हमारे पास हर टाइम कोई एलिमेंट मौजूद होना चाहिए, हमें ऐसा कैप्टन चाहिए। दूसरी जो उसमें खसूसियत होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि उसका भाई बहन ना हो, ठीक है ना। भाई बहन का मतलब आइसोटोप्स एलिमेंट्स के केस में, और वहाँ पे अगर उसके बहन भाई होंगे तो वो उनके साथ ज़्यादा राइज करेगा। अगर वो खाना लेके आए तो उनको ज़्यादा दे देगा, और हो सकता है आपको थोड़ा दे दे, ठीक है ना। तो इसलिए उसके भाई बहन नहीं होने चाहिए, कम होने चाहिए, ठीक है ना, होने भी चाहिए। तो जो तीसरी बात है कि उसको ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, मतलब कोई इशू आ गया तो वो ज़्यादा हाइपर हो जाए, ठीक है ना, वो भी उसके लिए अच्छा नहीं है। और ज़्यादा और लीस्ट रिएक्टिव भी नहीं होना चाहिए कि सारा कुछ हो गया और वो उसको पता ही कोई नहीं है, ठीक है ना। उसको मॉडरेट रिएक्शन भी शो करने चाहिए। तो ये सारे खसूसियत जो थी वो कार्बन में पाई जाती हैं, ठीक है ना। इसलिए हमने कार्बन को स्टैंडर्ड सेट कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं कि किस तरह से स्टैंडर्ड सेट किया है और किस तरह से कार्बन के ज़रिए हम एलिमेंट्स को, उनके साइज़ को मेजर करते हैं। तो मिसाल के तौर पे मुझे ऑक्सीजन के एटम को मेजर करना है या सोडियम के करना है, सोडियम को कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि हमें मास चाहिए सोडियम के एटम का, सोडियम एटम, हमें मास चाहिए, मास ऑफ 1 सोडियम एटम। तो हम क्या करते हैं, हम कंपेयर कर लेते हैं, किसको, हम कंपेयर करते हैं इसको कार्बन के मास से। कार्बन का मास कितना, 1/12 मास ऑफ C12 एटम, ठीक है। और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सोडियम का हमें पता है 20,
3 से, ठीक है। हमने क्या किया है, ये हमारा स्टैंडर्ड है, सोडियम का मास इतना था, ठीक है ना, मतलब इतना स्टैंडर्ड के 23 हम लेंगे ना, तब कहीं जाके सोडियम का जो मास था वो मेजर हुआ। मतलब इधर सोडियम रख दो और 23 जो है वो बार लेने शुरू कर दो, किसके, C12 एटम के, ठीक है ना, वो लेने शुरू कर देंगे 1/12 मास उसका, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या होगा, इसका मास आ जाएगा, और ये सिंगल एटम की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी तरह मास अगर नापना हो हमने कैल्शियम का, मास ऑफ 1 mg एटम, चलो कैल्शियम, ठीक है ना, कैल्शियम एटम की बात की थी। तो हमने देखा कि हमारा जो था ना वो 40 इस जैसे रखने पे आ रहा था, ठीक है ना, कार्बन के 40 हिस्से हम रखेंगे, ठीक है ना, तब जाके इसके मास की इक्वल आ रहा था। तो हमने क्या सोचा कि हम क्या कर रहे हैं, इतनी बड़ी वैल्यू को लिख रहे हैं, तो हम क्या करें, कोई छोटा स्टैंडर्ड बना लें, ठीक है ना। तब क्या था, हम मान रहे थे कि 1/12 मास ऑफ कार्बन जो है वो इतने टाइम से लें तो सोडियम का आ रहा है, और 1/12 मास ऑफ कार्बन 40 टाइम लें तो वो कैल्शियम का मास आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको स्टैंडर्ड इसका जो है ना वो स्टैंडर्ड बना के क्या करते हैं, इसकी इतनी बड़ी वैल्यू लिखने की बजाय हम कोई छोटी वैल्यू लिख लेते हैं। तो वो हमने क्या लिखी, AMU, ठीक है ना। और एक जो AMU होता है वो होता है 1/12 मास ऑफ C12 एटम। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं रिलेटिव एटॉमिक मास की, तो वो यहाँ से बनती है, ठीक है ना, वो क्या होती है, यहीं से ड्राइव करेंगे हम। तो हम लिखते हैं जी, मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। और इसको हमने किससे कंपेयर किया है, कंपेयर मास ऑफ C12 एटम। ये क्या कहलाएगा, हमारा रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, मास ऑफ एटम को कंपेयर करते हैं C12 एटम के साथ, C12 एटम के मास के साथ, ठीक है ना, तो हमारे पास जो मास होता है वो रिलेटिव एटॉमिक मास कहलाता है। अब ये जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है ना, इसका एक यूनिट होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास का एक यूनिट होता है। उस यूनिट को हमने अभी डिस्कस किया है कि वो क्या होता है, AMU होता है। और हमने क्या किया है, मास हमने मान लिया है कि ये मास ऑफ कार्बन जो है वो 12 AMU के इक्वल है। AMU यूनिट है रिलेटिव एटॉमिक मास का, और इसका मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। हमने ये मान लिया है कार्बन 12, क्योंकि हमने ये स्टैंडर्ड बना लिया है, तो इसका मतलब ये है कि मास ऑफ कार्बन एटम जो होगा, कौन सा एटम, C12 वाला, उसका 12 AMU मास होगा। तो अगर मुझे यहाँ से एक AMU की वैल्यू निकालनी है, एक AMU की वैल्यू निकालनी है, तो इधर 12 को इधर भेज दूँगा, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास, मैं इधर लिखता हूँ इसको कि 1 AMU इक्वल हो जाएगा 1/12 मास ऑफ C12 एटम, ठीक है। तो यहाँ से ये फार्मूला भी सेट हो गया हमारा कि 1 AMU इक्वल टू 1/12 मास ऑफ C12 एटम, ठीक है। अब हमने एटम को AMU में क्यों मेजर किया, ठीक है ना, क्योंकि एटम का साइज जो होता है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है, एटम बहुत ज़्यादा छोटा होता है, और जब एटम छोटा होता है, उसका मास छोटा होता है, तो मास को तोलने का जो सबसे छोटा यूनिट होगा वो हम यूज़ करेंगे। और मास को तोलने का जो सबसे छोटा यूनिट है वो क्या है, हमारा AMU है, ठीक है। मास को तोलने का सबसे छोटा यूनिट कौन सा होता है, AMU है। अब ये कितना छोटा है उसकी बात भी कर लेते हैं, कि हम इसको ग्राम में देखते हैं कितना छोटा है। 1 AMU की वैल्यू मैंने ग्राम्स में देखनी है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि 1 ग्राम, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे इससे, एवोगैड्रो नंबर से, 6.02 ज़रा 10 की पावर 23, ठीक है। अब ऐसा क्योंकि मोल्स में वैल्यू आती है ना, ग्राम पर मोल होता है, ठीक है ना, तो 1 मोल में कितने ग्राम होंगे, ठीक है ना, वो जब हम उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब आती है वैल्यू। तो यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया है, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो 1.66 10 की पावर -24 ग्राम आएगी। तो अब आप देख लो कि एक AMU जो है वो कितना छोटा यूनिट है, कि
10 की पावर -24 है। 10 की पावर -24 का मतलब ये है कि 1 से पहले 23 ज़ीरो आएंगे और 23 ज़ीरो के बाद यानी कि 24 वैल्यू के बाद आपका डेसिमल पॉइंट आएगा, ठीक है ना। तो डेसिमल के बाद यानी कि 24 हिस्से के बाद 23 हिस्से के बाद 1 आ रहा है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक AMU जो है वो कितना छोटा है। तो इसका मतलब यहीं से हमें ये पता चलता है कि नीड ऑफ AMU की क्या है। AMU को लाने का मकसद यही है कि एटम जो हैं उनका साइज़ बहुत कम है, इसलिए हम छोटा यूनिट यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो छोटा यूनिट क्या है, वो AMU है, तो इसीलिए हम एटम को मोस्टली AMUs के अंदर नापते हैं। अब दूसरी बात है हमारे पास कि इसकी एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन, तो मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है ना, AMU में निकालना है मैंने। हाइड्रोजन का मास जो है वो AMU में, हमें पता है कि ग्राम्स में कितना होता है हाइड्रोजन का मास, वो होता है 1.67 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -24 ग्राम पर मोल, ठीक। अब इसको डिवाइड कर दो, डिवाइड क्यों किससे करेंगे, इस नंबर से, ठीक है। और ये है 1.66 ज़रब 10 की पावर -24 ग्राम पर मोल, ठीक है। इस यूनिट से ये यूनिट कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगी, तो हाइड्रोजन का जो मास हो जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारे पास 1.008 AMU। तो ये आप देखो कि हाइड्रोजन का मास जो AMU में आ रहा है वो तकरीबन 1 है, ठीक है, लेकिन ग्राम्स में क्या आ रहा था 1.67 10 की पावर -24। यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये क्या है, डिफ़िकल्ट है, ठीक है ना, हमारे लिए डिफ़िकल्टी क्रिएट करती है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको 1 मान के चलते हैं। अब यहाँ पे देख लो 1.008 है, तो ये सिंपल सी वैल्यू है, इसको हैंडल करना इजी है, तो इसलिए हम AMU को यूज़ करते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।